Now, assess how effective your country's government, your country, you gotta talk about a country. अब तुम योर लो या तुम्हें किसी और कंट्री के बारे में पता हो, यूज दैट. लेकिन assess how effective your country's government has been in dealing with unemployment. कैसे लिखोगे? L3 के लिए क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजों का डिस्कशन होना जरूरी है? अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ? Anything else? What do you think? Any suggestions? Your country has been in dealing with. मुझे मतलब सिर्फ हेडिंग्स ही बता दो. What do you think? कौन कौन सी हेडिंग्स इसके अंदर डिस्कशन में जानी चाहिए? You mean policies? पॉलिसीज के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज कर रही है. अच्छा, चलो. तो यूर सेइंग के टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. तो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में क्या मुझे रेकमेंड कर दो? कौन कौन सी डू यू थिंक टाइप्स ऑफ पॉलिसीज यू वुड बी इंटरेस्टेड इन सजेस्टिंग? एक तुमने बता दिया सप्लाई साइड, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए यूर सजेस्टिंग सप्लाई साइड पॉलिसी. ये तो हो गया सप्लाई साइड. और कुछ बताओ मुझे. एनी अदर पॉलिसी यू फील के आई कैन डिस्कस? So you're saying unemployment monetary policy? चलो, अब जब कह ही रहे हो तो be more precise, expansionary monetary policy. monetary नहीं, सिर्फ expansionary fiscal, sorry, expansionary fiscal and monetary policy. Fiscal policy and monetary policy. Explain different types of employment. Should you do that? Unemployment and types of unemployment. करना पड़ेगा. What do you think? Should you? नहीं करोगे तो मसला है क्या? Types of unemployment. It's a must thing because that's what your evaluation is going to be about. Types of policies, demand or supply side policy, ये वाली जो है ना, that's not enough. What you need to do is you need to give me some other policies. It feels कि ये जो तुमने policies unemployment के लिए कर रहे हो ना, ये तो सिर्फ सिक्लिकल का मसला तुम हल करोगे. बाकी जो तुम्हारी दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, उस अनएम्प्लॉयमेंट्स की वजूहात हैं, उसको तो तुम टैकल ही नहीं कर रहे हो. सो तुम्हें क्या पता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर? देयर इज फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल के अंदर भी बड़ी सब कैटेगरीज हैं. स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल के अंदर भी बहुत सारी सब टाइप्स हैं. एंड सिक्लिकल. सिक्लिकल इन इटसेल्फ डिमांड डेफिशिएंट वाली है. सिक्लिकल टाइप्स मस्ट है इसके अंदर. तो पहले ही तो तुमने बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट in your economy the labor is interested in working and looking for work but they can't find work. तो उसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयड है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल है, जिसके अंदर तुम्हारी सब कैटेगरीज के अंदर यू कैन गो इनटू द डिटेल्स. एंड आई कैजुअल की बात की है हमने, फ्रिक्शनल की बात की है हमने, सीजनल की बात की है हमने, राइट. और फिर स्ट्रक्चरल के अंदर हमने भी फर्दर डिस्कशन किया है. स्ट्रक्चरल के अंदर यू हैव व्हाट? स्ट्रक्चरल के अंदर यू हैव एक तो मेन स्ट्रक्चरल जो इंडस्ट्री वाइड होता है, उसमें रीजनल भी है, उसमें स्ट्रक्चरल भी है, और उसमें टेक्नोलॉजिकल भी है. फिर ये वाली तो सिंपली एग्रीगेट डिमांड के कम होने से डिमांड डेफिशिएंट होना. वैसे तो एक वो भी है, बाय द वे, जस्ट टू रिमाइंड यू, द रियल वेज. या अहमद, द रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो वन ऑफ दोज व्हिच यू कैन हैव अ डिस्कशन, जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होती है क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से.
बताओ तो बहुत ही आला बात होगी। ओके, सो इन योर पॉलिसीज, इन योर करेक्शन, आई वुड लाइक यू, चलो तुमने सप्लाई साइड बोला, ठीक है भाई, तुमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोला, ठीक है, इंफॉर्मेशन फेलियर को डील करना, वो क्योंकि तुम्हारे फ्रिक्शनल का मसला हल करता है, इंफॉर्मेशन फेलियर, कि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कौन सी नौकरी कहाँ कैसे मिल रही है। फिर तुम्हारा डिस्कशन ऑन रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स लाइक ट्रेड यूनियन या रिफॉर्म्स इन द नेशनल मिनिमम वेज, ये वाली तुमने रिफॉर्म्स की बात कर दी। या तो बिल्कुल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के अंदर यू कैन हैव दिस डिस्कशन। फिर उसके बाद हाउ इफेक्टिव योर गवर्नमेंट हैज बीन। देखो जी, ये जो तुम्हारा पूरा आंसर का स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तुम्हारी कंट्री के हिसाब से होना चाहिए। तो माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि देखो जी, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है क्या। पाकिस्तान जो है एक रिसेशन के थ्रू गुजरा है, जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर ऑन द हायर साइड कंपैरेटिवली। पूरी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, तो क्लियरली तुम्हारा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज दिस। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। हम आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्सटाइल लो हो रहा है, तो वी हैव अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और फ्रिक्शनल तो है ही, फ्रिक्शनल, मसला यह है कि फ्रिक्शनल होना कितना चाहिए। पीपल आर ग्रेजुएटिंग कमिंग आउट, बट दे डोंट नो कि नौकरी ढूंढने कहाँ जाना है उनको। तो वो इधर उधर जाके हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऑनलाइन जाके अपने रेज्यूमेस ड्रॉप करते हैं। तो कंटिन्यूसली दे आर फेसिंग दिस। ठीक है। और सीजन में पाकिस्तान ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो हम सीजन से भी अफेक्टेड है। ठीक है। अ, लेकिन टेक्सटाइल हमारा ज़्यादा कोई उससे अफेक्ट नहीं होता। तो एग्जामिनर अपनी मार्किंग स्कीम के अंदर लिखा होता है कि लेवल 3 आंसर के लिए बच्चे ने ये जो डिस्कशन किए हैं टाइप्स के और पॉलिसीज के, उसने अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, या किसी भी मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन चूज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, बट योर आंसर शुड बी इन रिलेशन टू दैट। ठीक है। तो इफ यूर आंसरिंग कि जी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे मुल्क में, जिसके अंदर जो है बिकॉज ऑफ द सीजन जो है, अगर तुम कोई टूरिस्ट मुल्क हो तो वहां पे, या कोई एग्रीकल्चर मुल्क है तो सीजनल से बहुत अफेक्टेड होता है। फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और अच्छे से उनको नहीं पता कि कहाँ कौन सी नौकरी है, और इंफॉर्मेशन फेलियर है। तो वो इंफॉर्मेशन फेलियर को ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी यूज की है, ये ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, टाइप, और फिर उसकी करेक्शन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो यूज़ की है, वो इंफॉर्मेशन फेलियर को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की कोशिश है कि लोगों को प्लेटफॉर्म्स बनाए, और लोगों को जो है उस प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन है, लाइक नौकरी जंक्शन है, या गवर्नमेंट के लेबर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट बनाए हैं जो लोगों को नौकरियां दिलाती है, तो वो उन्होंने बनाई है। ठीक है। स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के अंदर है, ये नए सेक्टर्स आ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग की पॉलिसीज, वोकेशनल कहते हैं इसको, जिसके अंदर आप लोगों को रीट्रेन करते हो बेसिकली। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बनाए हैं जो लोगों को रिट्रेन करके नई किस्म की एम्प्लॉयमेंट्स के अंदर इंटीग्रेट करने में मदद करेगी। ठीक है। फिर पूरी इकोनॉमी वैसे ही कोविड के बाद से रिसेशन और आईएमएफ और सारे इशू हैं, एग्रीगेट डिमांड वैसे ही डाउन है, उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी और फिजिकल सप्लाई साइड पॉलिसीज को यूज कर रही है। तो ऑब्वियसली उसकी करेक्शन के ये मेथड है। फिर रियल वेज का भी एक मसला है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर
ट्रेड यूनियन तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन नेशनल मिनिमम वेज तो अप्लाई होती है, जो फ्री मार्केट के हिसाब से वेज रेट कम होना चाहिए, लेकिन जो है मिनिमम गवर्नमेंट की जो वो लगी हुई है उसकी वजह से रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। उसको ठीक करने के लिए क्या गवर्नमेंट के कोई रिफॉर्म्स हैं तो तुम उस पर डिस्कस कर सकते हो कि ट्रेड यूनियन उसको हटाने से। दैट इज योर, इफ यू राइट दिस वे, 14 आउट ऑफ 14 यू गेट इट। ठीक हो गया, 14 आउट ऑफ 14 तुमको इसमें मिलेंगे। और फिर हाउ इफेक्टिव के अंदर जो है, अब तुम जाके डिस्कस कर सकते हो कि ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है इसके अंदर इश्यूज क्या है। उसमें इश्यूज नंबर 1, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी के लिए जा रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी करने जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास यू नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मुल्क वैसे ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, बोरोइंग करनी है, आईएमएफ रिजेक्ट कर रहा है किसी किस्म की एक्सपेंशनरी पॉलिसी। पाकिस्तान का केस ही देख लो, आईएमएफ रिजेक्ट कर रहा है। फ्यूल नहीं सस्ती कर सकते, बिजली सस्ती नहीं कर सकते, टैक्सेशन कम कैसे कर सकते हो, वो तो कह रहे हैं टैक्स और लगाओ लोगों के ऊपर। आईएमएफ इज रिजेक्टिंग द एंटायर आइडिया। फिर तुम बात करते हो कि अच्छा चलो इंफॉर्मेशन फेलियर को डील करना है। अब इंफॉर्मेशन फेलियर को ठीक करने के लिए आप गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या मसला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो सिर्फ उन लोगों को ही असिस्ट कर सकती है जो टेक जिनको यूज करना आता है, या रेडी टेक लोग हैं। आपकी इकोनॉमी के अंदर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो इनफॉर्मल और छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। बड़े सेक्टर्स के अंदर तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली, तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स है। मिनिमम वेज अगेन कम नहीं कर सकते, रिफॉर्म्स के लिए जाते हो, मिनिमम वेज कम करने जाते हो, प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है। मिनिमम वेज आप लगाते क्यों हो, बेसिक लोगों की अबिलिटी के ऊपर। रीट्रेनिंग के अंदर कितने रिपिकेशनल बना लोगे और कितने लोगों को तुम इनेबल कर सकते हो, दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। रीट्रेनिंग लोगों को देना नॉट पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल। आप इसके अंदर तो बात कर सकते हो कि भाई आप रिट्रेन तो करने जाते हो, लेकिन अब आईटी सेक्टर की बात कर रहे हो, रिट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा दर्जी है, अभी दर्जी को तुम आईटी में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, राइट। तो वो वहां पे तो वो एडजस्ट ही नहीं हो सकता। दर्जी रिलेटेड कोई और तुम्हारे पास इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर तुम उनको रिट्रेन करके न्यू ग्रोइंग इंडस्ट्री में, एक बेसिक एजुकेशन होती लोगों के पास, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो फिर थोड़ी सी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है कि अगर हाँ भाई तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का आइडिया करूं, इंडिया के अंदर बहुत मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, मोदी कह रहा है मैं लोगों को नौकरियां दिलाऊंगा। इंडिया को हमने ग्लोरीफाई किया इन द आइडिया कि टेक में अमेजिंग कर रहे हैं, राइट, बच्चे टेक के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका क्रेजी अमाउंट 60-70% ऑफ द ग्रेजुएट इज नॉट एबल टू गेट नौकरी। अच्छी बात क्या है, बंदा बड़ा पढ़ा लिखा समझदार बंदा है, राइट। तो आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई एक नया सेगमेंट या कुछ ना कुछ नया जरूर ढूंढेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दे विल बी एबल टू एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और अच्छी सैलरीज पे भी काम कर सकेगा, राइट। पर तुम्हारे पास अगर लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर तुम क्या करोगे, यू अंडरस्टैंड। बट हैव आई रियली आंसर्ड द क्वेश्चन? लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन। असेस how effective your country's government has been in dealing
Pretty much I've dealt with the answer, but my conclusion is missing. अच्छा, पिछले आंसर में भी मैंने conclusion की बात नहीं की. Your last paragraph should be, in conclusion, my government has been unable, in my opinion, बाकी तुम बात कर सकते हो कि to what degree, but based on my discussion, and I feel in conclusion that my government has failed in dealing with the unemployment. एक आर्ग्यूमेंट का डिस्कशन तुम इस तरह से लेके जा सकते हो कि दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ज़्यादा बड़ा मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और उसके ऊपर जो उन्होंने पॉलिसी यूज़ की है दैट वाज नॉट सफिशिएंट, और दूसरे मसलों के हल की ज़्यादा पॉलिसी यूज़ कर ली है. ठीक है. आई वुड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इज रिसेशन, एंड कमिंग आउट ऑफ रिसेशन यू वांट टू डू एक्सपेंशनरी पॉलिसी, लेकिन तुम वो नहीं कर सकते हो बिकॉज दूसरे एंड के ऊपर एक तरफ आईएमएफ रोक रहा है तुमको, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी इज इन्फ्लेशनरी ऑल्सो, so that would lead to even higher inflation and it will create even bigger problems. Linking with current situation से लिंक करना necessary है. यार देखो, नहीं, हाइपोथेटिकल भी बना सकते हो, लेकिन किसी कंट्री के रिलेटेड हाइपोथेटिकल बनाओ. यू डोंट इवन हैव टू बी लाइक एक्यूरेटली के एग्जामिनर ये नहीं करेगा कि तुमने यू नो लाटविया के बारे में लिख रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है लाटविया क्या है, लेकिन तुमने लाटविया की एक जनरल एक आइडिया बना दिया कि वहां पे ये सारी सिचुएशंस हो रही हैं, और फिर उसकी ये पॉलिसी है, और वो जो है इस तरह से फेल हो गई. जनरल आंसर नहीं करोगे, किसी कंट्री को हाइपोथेटिकली बना के डिस्कशन कर लो, मसला नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? वरना फायदा क्या हुआ ये लिखने का? तुम्हारे मार्क कटेंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ. तुम्हारे इवैल्यूएशन के अंदर भी तुम लेवल 2 पे नहीं जा सकोगे अगर तुमने योर कंट्री के हिसाब से अगर आंसर नहीं लिखा. तुम लेवल 2 पे नहीं जा सकते हो अपनी इवैल्यूएशन के अंदर. ठीक है. और इवन उसके अंदर जो AO1 AO2 करोगे डिस्कशन, उस डिस्कशन के अंदर भी अगर तुमने कंट्री के हिसाब से नहीं लिखा और बहुत ही जनरल आंसर लिखा, तो तुम चलो अगर लेवल 3 में भी क्वालिफाई हो गए, तो लेवल 3 के अंदर भी मेरे ख्याल में तो तुम लेवल 2 के हाईएस्ट अचीव कर सकते हो, लेकिन लेवल 3 का हाईएस्ट नहीं अचीव कर सकते अगर जनरल आंसर लिखोगे. यू अंडरस्टैंड दैट? तो बी माइंडफुल ऑफ दैट. ओके जी. फिर उसके बाद देखो जी, हुआ कुछ यूं है, एंड देन कल मैं फिर तुम्हें दोबारा इस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करके दूंगा कि क्या आ सकता है इस साल. देखो जी, ये जो बुक जिससे मैं ये उठा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, ये बुक है टेरी कुक की, पास्ट एग्जामिनर है. और these are two books which I've recommended earlier also. एक पैम्फर्ट की और सुजैन ग्रांट, बहुत पुराने प्रोमिनेंट लोग हैं, और दूसरी तरफ टेरी कुक्स एंड उसकी जो भी ग्रुप है, आई डोंट रिमेम्बर और किसने उसके साथ बुक लिखी है, पर ये तो अच्छी अपडेटेड बुक्स हैं. तो इसके अंदर जो कंटेंट है, बाय द वे, वो कंटेंट का अपडेट होना ज़रूरी है. और ये क्योंकि अब कंटेंट अपडेट हो रहा है इस साल, यू नो व्हाट हैपेंड वाज एएस के अंदर एग्जैक्टली मैं तुमको बता देता हूँ क्या हुआ है. एएस के अंदर व्हाट आई सॉ वाज लास्ट ईयर का पेपर, इस साल का मार्च का पेपर, लास्ट ईयर का पेपर, और उससे लास्ट ईयर का पेपर. आई सॉ द क्वेश्चंस एंड आई सॉ कि तुम्हारे वेरिएंट के अंदर वो अभी तक पुराना कंटेंट और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस दे रहे थे. ये मैंने आजकल में मैं बैठूंगा तो मैं तुम्हारे साथ भी देख लूंगा यही प्रोसीजर इनका चल रहा है कि नहीं. और जो बाकी वेरिएंट 21 और 23 थे, लास्ट ईयर उन्होंने बिल्कुल नए कंटेंट पे टेस्टिंग की है अप अंटिल मार्च दिस ईयर. तो यू हैव अक्टूबर, जून, मार्च फॉर लास्ट ईयर, और इस साल का भी मार्च. तो 4 पेपर कंटिन्यूसली उन्होंने
नया सिलेबस टेस्ट किया है। तो इस साल आई गेव द गेस्ट पेपर टू द किड्स कि इस साल तुम अनएम्प्लॉयमेंट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, सर्कुलर फ्लो करो, क्योंकि ये सब A2 से उठा के AS में डाल दिया है इन्होंने, राइट। तो ये जो नया कंटेंट आ गया है उस कंटेंट पे डील करो। अभी भी तुम जो मार्च के क्वेश्चंस और ये देखोगे तो यू वुड नोटिस कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, यू नो। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये उसका नहीं है पास पेपर का, लेकिन टेरी कुक ने नए सिलेबस को देखते हुए बात की है कि देखो जी, असेस वेदर योर कंट्री वुड बी बेटर ऑफ परसुइंग एन इंक्लूसिव रादर देन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बहुत नया है, ये तुम्हें पास्ट के अंदर कहीं ये चीज नहीं मिलेगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तुम पुराने स्टाइल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्वेश्चन के साथ नहीं डील कर सकते थे, जहां हम बात करते थे जीडीपी, रियल जीडीपी पर कैपिटा एंड HDI एंड MPI एंड ऑल ऑफ दैट। दिस वन इज मेनली डिस्कसिंग इंक्लूसिव rather than sustainable. There is a proper meaning of these terminologies, inclusive versus sustainable economic growth, right? तो अगर तुमको वही नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर तुम फंस जाओगे अपने डिस्कशन के अंदर। तो ये वो लास्ट 50 पेजेस जो मैंने कहे हैं ना, ये वो लास्ट 50 पेजेस के अंदर है। उसके अलावा तुम्हारा और क्या डिस्कशन इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है भाई? भाई इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि अब वो तुम्हारे को डिस्कशन तुम्हारा चाह रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट AS से उठा के A2 में डाल दिया है, ठीक है। पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल और फाइनेंशियल AS से उठा के A2 में डाल दिया है, ठीक है। तो ये अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब डिस्कशन ऑन कि कौन सी पॉलिसी, अगेन फ्रॉम दिस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले तो सिंपल सा पढ़ लो। अच्छा, ये हमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल के ऊपर अच्छा डिस्कशन करना है, एंड आई टेल यू व्हाट दोस आर, we'll talk about that. But assess whether your country would be better off pursuing inclusive rather than sustainable. मेरी नजर के अंदर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू सेट अप स्टेज कि पहले तो मैं बता दूं ये ब्रीफली इकोनॉमिक ग्रोथ ही क्या थी। इसमें मैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन की डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट टू सेट अप स्टेज कि व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज ब्रीफली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कि आई वाज टॉकिंग अबाउट के आउटपुट इंक्रीज हो। अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो लोगों की कंजम्पशन राइज करेगी, इनकम राइज करेगी, यू नो, people will be able to import more and export more, राइट। एक आप एक्सपोर्ट करके भी इनकम कमाओगे, आप इंपोर्ट करके बाहर वालों का गुड भी कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज इनकम ज्यादा हो जाएगी। ये सब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इसमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिविटी की कोई बात नहीं हो रही है एज सच, ठीक है। फिर ओवरऑल ऑल ऑफ दिस व्हाट इट वाज डूइंग वाज इट वाज इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द कंट्री। SOL में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, ये भी बात हो गई। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ओवर हियर कि भाई ये हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, या फिर चलो पहले इंक्लूसिव की मैं बात कर लेता हूँ कि इंक्लूसिव क्या थी। चाहो तो यहाँ लिमिटेशन इसकी, लेट मी थिंक कि यहाँ लिमिटेशन डालनी चाहिए कि नहीं। एज आई गो अबाउट फिर मुझे थोड़ा सा फीलिंग आएगी तो मैं बताता हूँ। लेट्स गो फॉर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस inclusive economic growth we're talking about. Inclusive economic growth, भाई देखो, नंबर वन, इंक्लूसिव हमें पता है कि जब मुल्क तरक्की करते हैं, GDP राइज होती है तो इनकम्स राइज होती है। ये अब मैं सारा ऊपर से ले रहा हूँ, राइट, उसी के ऊपर मैं बिल्ड करूंगा।
लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देयर इज अ प्रॉब्लम कि उसके अंदर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम आता है। द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअर। ठीक है, तो ये हमें एक इशू है। इनफैक्ट नॉट ओनली इनइक्वालिटी बट या इनइक्वालिटी के अंदर मैं दोनों इक्विटी और इक्वालिटी दोनों की बात बाद में अभी 2 मिनट तो मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली इनइक्वालिटी का इशू आता है, अमीर और गरीब में गैप क्रिएट होने का खतरा होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना कि इंक्लूसिव होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, तो व्हाट आई मीन बाय इंक्लूसिव इज कि उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी वो लोग हैं हर किस्म के, everyone should benefit from it। एंड खास तौर के ऊपर जब ये होती है तो हमें ये नजर आता है कि 2 एस्पेक्ट्स इसके अंदर ये लोग जो डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा एवरीवन शुड बेनिफिट फ्रॉम इट इज, तुम डिस्कस कर रहे होते हो फ्रॉम द आइडिया ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस जो है वो राइज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं वन इज इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वन इज मॉनेटरी। सबकी इनकम्स बढ़नी चाहिए। ठीक है, और दूसरा नॉन मॉनेटरी टर्म्स। नाउ नॉन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बेसिकली व्हाट वी मीन इज everyone should get access to education and an improved health care। इन दोनों के अंदर लोगों को बेसिकली दे शुड हैव एन एबिलिटी टू अचीव बोथ ऑफ दैट। तो इसके अंदर फिर क्या होगा कि ओवरऑल इंक्लूसिविटी की वजह से, ये तो मैंने अभी बात कर दी इक्विटी की, राइट, फेयरनेस इक्विटी की बात हो गई। जब ये इक्विटी क्रिएट करोगे और लोगों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज there's going to be create equal opportunity also। It will also create equal opportunity। ये मैं बात कर रहा हूँ इक्वालिटी की। जब हर कोई अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्दी बंदा होगा तो फिर हर किसी के पास जाके एक्सेस होगा कि मैं भी उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अमीर बंदा भी कर सकता है, गरीब बंदा भी कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास अच्छी एजुकेशन है, दोनों के पास अच्छी हेल्थ केयर है। तो क्लियरली फिर पूरी इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो दिस इज your explanation of inclusive economic growth, which has more focus on equity and equality। Now, this is very much different. If you notice, this is very much different from जो मैंने स्टार्टिंग में एक बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ग्रोथ होती क्या है। हम हमेशा बैक इन द डे 80s 90s के अंदर ना हम बोलते थे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग द आइडिया कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अगर हो भी जाए और जीडीपी पर कैपिटा राइज भी कर जाए तो हैव्स और हैव नॉट्स का मसला तो हल नहीं हो रहा। वो तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है। चलें जी, अच्छा ये क्वेश्चन इज वुड बी बेटर ऑफ, बात यह है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट पॉलिसीज कि किस तरह से ये पॉलिसीज, इसकी पॉलिसीज बहुत डिफरेंट होंगी। तो लेट मी जस्ट बिकॉज तुम थोड़ा सा तुम्हारा रिविजन ही हो जाए, एंड क्योंकि अभी तुमने बिल्कुल वो पढ़ा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, बट यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट कि क्या
स्पेसिफिकली इंक्लूसिव के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती हैं? एक, फेयरनेस की जब इक्विटी की बात करते हो तो आप टैक्सेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव की बात कर सकते हो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को इंक्रीज किया जाए और रिग्रेसिव को जो है कम किया जाए, या ट्रांसफर पेमेंट्स को प्रमोट किया जाए, यू नो, मिनिमम वेज को बढ़ाया जाए, गरीबों को जो है फ्री मुफ्त में पैसे दिए जाए कि वो जाके बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन और इन चीज़ों पे स्पेंडिंग कर सकें, होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सेकेंडली क्या कर सकते हो? अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हर किसी के लिए दी जाए, गवर्नमेंट की एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए। वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर ये है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। मिनिमम वेज मैंने बता दिया है, मिनिमम वेज को इंक्रीज किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, क्योंकि अगेन वो भी फेयरनेस के और इक्वालिटी को टैप करती है ना, वो इन इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब हमें पता है गांव के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है, शहर में सिनेरियो डिफरेंट है। गांव वाला शहर क्यों आ रहा है? तो अगर तुम रूरल एरियाज के अंदर भी अच्छा बेसिक शहर को डेवलप करते हो कि लोग वहीं पे पढ़ के वहीं काम करना चाहे और ताकि वहां भी अच्छी इनकम्स मिले, तो दैट वुड बी इंक्लूसिव। डू यू सी द पॉलिसी का टारगेट कैसा है? तो ट्राई एंड रिमेंबर 3-4, अगेन हेल्थ, क्वालिटी, एजुकेशन, टैक्सेशन की बात हो गई, ट्रेड यूनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात कर सकते हो। ट्रेड यूनियंस को अगर तुम थोड़ी ज्यादा पावर दे दो तो वो फेयरनेस की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन हो सकती है। कंप्लीटली डिस्कशन इज सो मच ऑन अ डिफरेंट एंगल। अब आ जाते हैं जरा, सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वो बात हो रहा है रिसोर्स की यूज और कंजर्वेशन के ऊपर। एंड कंजर्वेशन के ऊपर बात हो रही है। यहाँ सस्टेनेबल की जब हम बात करते हैं तो यू रिमेंबर व्हाट सस्टेनेबल, by definition, sustainable economic growth, I'll read from the book, exact definition: economic growth that does not threaten future generations' ability to experience economic growth, right? It's about the future generation. It's about them having resources available to also be able to produce goods and services. आज अगर तुमने इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने जा रहे हो, यू माइट एंड अप एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, और उस एक्सप्लॉइटेशन के अंदर तुम सस्टेनेबिलिटी को हर्ट कर सकते हो, राइट? सो दैट्स हर आइडिया। इसके अंदर जो फर्दर ये लोग डिस्कशन, ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं ना, योर डिस्कशन इज अबाउट डिप्लीशन, एक्सप्लॉइटेशन, एनवायरनमेंट। मेजरली हमारा एनवायरनमेंट है विच इज द मेजर पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। एनवायरनमेंट के साथ फिर जब तुम जाते हो तो ऑब्वियसली एक्सटर्नैलिटी, just a brief idea of externality and what it is and how it might hurt people and all, तो तुम इसकी बात कर सकते हो, राइट? अब ऑब्वियसली जहां तक बात है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मेजरली इनफैक्ट आई राइट दिस ऑन द साइड, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर, बल्कि इट्स नॉट अ सेपरेट पॉइंट, इट्स जस्ट अ लीडिंग पॉइंट ऑफ दिस होल आर्ग्यूमेंट हियर, क्लाइमेट चेंज, यू नो, ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज से पहले मैंने बाय द वे ग्लोबल वार्मिंग सुना था, ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो रहा था, एंड देन आई थिंक दे गो सॉर्ट ऑफ लाइक टुगेदर। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, जब भी तो दूध के भी तो पीछे पड़ गए हैं अब कि ये मिल्क प्रोडक्शन जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, क्योंकि एक मिल्क की प्रोडक्शन के अंदर जो
मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, जो पानी यूज हो रहा है, जो खाना पीना होता है, ये वो जो रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है एक दूध बनाने में, वो दैट इज टू कॉस्टली, वी नीड टू कट डाउन ऑन इट. सो मेनली इफ यू नोटिस the discussion is completely on a different side, right? So, देखो, again, remember, जब आप सस्टेनेबल की बात करते हो तो आपको पता है कि देखो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क इस साल एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज गोना बी वर्स ऑफ. इनफैक्ट पिछले साल भी यही था और अगले साल भी यही होगा. एन एवरेज पाकिस्तानी इज गोना बी वर्स ऑफ. व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हाट 1.5 1.6%, और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 2.5%. सो जीडीपी का ग्रोथ रेट इज लेसर दैन हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है. So clearly people are gonna be worse off, right? So that begs the question कि यार sustainability क्या इतनी important है हमारे लिए? So clearly यहाँ पे गवर्नमेंट जब यूज कर रही है रिसोर्स, तो दे वांट टू कीप इन माइंड कि यार एट एट फर्स्ट हमें लोगों की, अगर लोग खा पी नहीं सकेंगे, अपना लाइवलीहुड ही नहीं कमा सकेंगे और अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं इम्प्रूव कर सकते, तो एनवायरनमेंट को वो क्यों इम्पोर्टेंस देंगे? देयर इज नो रीजन फॉर देम टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट, राइट? अब मैं ये थोड़ा सा वैल्यूएशन साइड के ऊपर जा रहा हूँ, बट एज फार एज व्हाट दे आर डिस्कसिंग, लेट मी गिव यू सम यूजिंग एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? हमें पता है नेचुरल रिसोर्सेज जब तुम यूज करते हो जीडीपी बढ़ती है, तो वो शॉर्ट रन आपका आइडिया होता है, उसके अंदर आप रिसोर्सेज को यूज अप करते हो, वो खत्म होता है, आप पैसे भी कमाते हो, गवर्नमेंट भी पैसे कमाता है, वगैरह वगैरह. देयर आर एडवांटेजेस टू यूजिंग. ठीक है. बाय द वे, क्वेश्चन लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ के फायदे और नुकसान बिल्कुल प्लॉजिबल एक सवाल है, अच्छा हैवी सवाल है, 20 मार्क का सवाल है, बनता है. ठीक है, उसमें ये तुम सस्टेनेबिलिटी का डिस्कशन ला सकते हो. One factor in consideration of whether demand for the product created by the resource is likely to increase or decrease in the future. तो उसके हिसाब से देखो, there's a lot of times we are using resources to produce goods जो eventually economy के अंदर इतना desired नहीं है. And I can tell you, stuff happens. प्रोडक्ट बना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बना है किस लिए? यूके के लिए. जीन्स लेट्स से पाकिस्तान में बनी, यूके के अंदर जाके बिकी, वहां पे जो नहीं बिकी, वहां से जो है सस्ते रेट के ऊपर वो दोबारा दुनिया ने खरीदी, सस्ते रेटों के ऊपर वो दोबारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस साइड के ऊपर आ गई. ठीक है, और फिर वो यहीं पर भी वापस से बिक रही है. ठीक है, एट कंपेटिटिव रेट्स और लोअर रेट्स, राइट? तो ये जो है, ये साफ नजर आ रहा है कि ये काफी गड़बड़ है, राइट? तो एक प्रोडक्ट जो है फजूल के अंदर जो है दुनिया के अंदर गोल गोल घूम के दोबारा उधर ही उसी मुल्क के अंदर मिल रहा है. दिस इज नॉट कंपेयर टू वो जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर इज डिफरेंट, एंड अ प्रोडक्ट गोइंग अब्रॉड एंड देन कमिंग बैक एंड बीइंग सोल्ड ओवर हियर, ये भी होता है सस्ते रेटों के ऊपर. अब अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, बट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज फिर बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पॉलिसीज के ऊपर जाते हो, तो आप पॉलिसीज करते हो कि टैक्स करो उन इंडस्ट्रीज को जो एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज के ऊपर और डैमेज करती है एनवायरनमेंट को, या ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स की हमारी एक बात होती है, आप उसकी बात कर, दे लव, एग्जामिनर्स लव, यू शुड नो वेरी नाइसली पोल्यूशन परमिट्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, उसके डायग्राम के साथ. बहुत अच्छी पॉलिसी है फॉर डिस्कशन. सब्सिडाइजिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जीज और उस तरह की, या ऑल्टरनेटिव गुड्स, वो भी बहुत अच्छी है. लेजिस्लेशन पास करो कि कितना ट्रीज कट सकता है, अगर इतना कटेगा तो कितना प्लांटेशन होगा. डंपिंग के ऊपर इंडिया के अंदर रिसेंटली डंपिंग के ऊपर हुई है, पूरी पूरी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया कि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हम जो है आपको काम नहीं करने देंगे. आप, यू नीड टू स्टॉप द डंपिंग इन द रिवर्स दैट यू आर डूइंग. पाकिस्तान
is already late in doing that. We should have these policies also in place. Do you understand? It hurts your economic growth, but it is good for your sustainability. तो उसकी policies एक different angle पे. So let's come back to the question. Now I've clarified all of this. Again, assess करो कि whether in your country, ठीक है? Assess whether in your country you would be better off in pursuing inclusive rather than sustainable economic growth. You see, मेरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो भाई it's a very moral dilemma based question, and because I think in economics terms, तो मैं तो सबसे पहले अपने कंट्री को कैटेगराइज करूंगा कि डेवलपिंग कंट्री की क्या सिचुएशन है। मेरी एक पाकिस्तान जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट? चाहो तो स्टार्टिंग के अंदर ही ये सेटअप बना सकते हो, लेकिन एग्जामिनर भूल जाएगा, थोड़ा आखिरी में दोबारा ले आना। मेरी एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है ग्लोबली, आई होप तुमको याद होगा, ना तो तुम मरो, तुम लोग पूरे साल में तुमको समझा समझा के मर गया हूँ। हाँ जी, बताओगे जरा जल्दी से कोई एक बंदा, क्या है पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा? शाबाश, हिम्मत करो, गूगल ना करो, छोड़ दो, फैल हो गए हो सारे के सारे। 1500, 1700, ये गूगल के नंबर्स आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? ले सकते हो, 1900 तक भी जाता है, चलो 1700 जीडीपी, 1700 जो भी लेना है, अराउंड रेंज में कर लो, एग्जामिनर जाके नहीं देखेगा। दिस इज पर कैपिटा, राइट? तो मेरा पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग मुल्क है जो 1700 पर कैपिटा है, और यहाँ जो है लोग कोई बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं है, हैंड टू माउथ रह रहे हैं, और उनकी इनकम जो है ना वो फास्ट कोई इंक्रीज हो नहीं रही। ठीक है, तो और लोग वैसे ही बहुत ही पुअर कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं मेरे मुल्क में, राइट? जिसकी वजह से बड़ी बीमारियां वगैरह भी हैं हमको। मेरे लिए तो ये कोई बड़ा सवाल है नहीं, मेरे लिए तो ये सवाल है इंक्लूसिविटी का। मैं प्रेफर करूंगा कि पाकिस्तान इंक्लूसिव हो। अगर इंक्लूसिव नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि चलो इंक्लूसिव नहीं है तो पाकिस्तान को जो है जी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसमें मसला क्या होता है कि उसमें इन्फ्लेशन का बहुत खतरा होता है, तो सस्टेनेबल थोड़ा सा वो उसका मसला हल करता है। ठीक है, तो वेयर यू वुड बी बेटर ऑफ, तो मेरे पाकिस्तान के केस के हिसाब से व्हाट आई वुड लाइक इज कि अगर मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो उसके अंदर जो है मैं चाहता हूँ कि फेयरनेस होनी चाहिए, और अमीर और गरीब के अंदर जो है वो गैप कम होना चाहिए, मेरे लो तबके वालों के लिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और ताकि उन सबको एक बेहतर चांस मिले। वन दे हैव फिगर्ड दिस आउट, ऑब्वियसली इसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा अनसस्टेनेबल लेवल्स पे आपको हो सकता है जाना पड़े, अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए। तो लाइक ये कैसे हो सकता है? देखो, मैंने जब हम लेक्चर्स की भी बात कर रहे थे और एएस में जब हम थे तो मैंने ये डिस्कस की थी बात कि एक एवरेज पाकिस्तानी उस वक्त तक सस्टेनेबिलिटी नहीं सोच सकता जब तक उसकी इनकम $5000 से ऊपर नहीं हो जाती। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो हमें जीडीपी को 5000 पे लेके जाना प्राइमरी हमारा वो है, ऑब्जेक्टिव है। जो मुल्क 5000 से ऊपर चले गए हैं, 10,000 से ऊपर चले गए हैं, उनके लिए सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उनकी जीडीपीज भी बड़ी है और वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। पाकिस्तान का ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट इज नथिंग कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, और अगर हम अनसस्टेनेबल तरीके से भी अगर प्रोडक्शन कर लेते हैं ना, और अपनी जीडीपी को थोड़ा जल्दी से बढ़ा देते हैं ताकि इंक्लूसिविटी थोड़ी ज्यादा हो जाए और इनकम्स लोगों की बढ़ जाए, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट इतना दुनिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं
they need to figure their masla out, and they need to somehow deal with their, उनका कार्बन फाइटरेट ज़्यादा है, उनको सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचना चाहिए, बिकॉज दे हैव अचीव देयर इंक्लूसिविटी. डू यू अंडरस्टैंड? This is my evaluative discussion about me creating a scenario and having a discussion कि भाई मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिविटी पे फोकस हो. Sustainability is not our problem. Okay, we should get help from the international world and they should help us in being able to sustain. वो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे ऑर्डर्स को खरीदें. हम अनसस्टेनेबल, अभी देखो पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है और आ रहा है, माय फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट दैट, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं टेक्सटाइल के अंदर, यूरोप के अंदर सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में, यूरोप के अंदर सस्टेनेबिलिटी के केस के अंदर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अब रूल्स लगा दिए हैं कि हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर और जिन जिन लोगों से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं वो लोग और उनकी फैक्ट्रीज और उनके मुल्क के अंदर सस्टेनेबिलिटी लॉ कितने ज़्यादा टफ है. एक बेसिक जीन्स या क्लोथिंग के अंदर नाउ दे रिक्वायर 60% 70% recyclable material. They want the countries to have strict laws against polluting the oceans and stuff. You see that? Pakistan is nowhere near the sustainability rules. पाकिस्तान में अगर हमने ये सस्टेनेबिलिटी लॉज लगाने शुरू कर दिए ना, तो हमारे लिए वैसे ही बहुत हाई कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो जाएगी. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा. तो पाकिस्तान से वो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदें जो अनसस्टेनेबल तरीकों से अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है. इफ दे स्टॉप, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग फायर हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हमारे जीडीपी पर हेड गिरेगा. तो हमारी इंक्लूसिविटी भी हर्ट होगी, हमारा बेसिक लाइवलीहुड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही हर्ट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दिस इज व्हाट द डिस्कशन नीड्स टू बी इन द इवैल्यूएशन. योर एबिलिटी, ये पूरे साल जो मैं बकवास कर रहा था और तुम लोगों को दूसरी चीजें करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस थी ना, कि भाई बाहर क्या हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो ये जो है ना अब तुम हैंडल कर लो एग्जामिनेशन के अंदर. ये योर कंट्री वाले जो सवाल है ना, ये योर एबिलिटी टू कनेक्ट द इंफॉर्मेशन की है. Sir, with Kuznets curve, we could link we should focus on rapid economic growth as a way of sustainable so we don't run out of resources. Kuznets curve shows that economic growth बढ़ेगी तो inequality would go down by itself. You are talking about Kuznets curve. Kuznets curve is a policy which can एक सेकंड, माय कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ, 2 सेकंड दो. कुजनेट कर्व बेसिकली टॉक्स अबाउट एग्जैक्टली, तुम इसको सपोर्ट के लिए यूज कर लो, ठीक है, बट वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर नहीं है कुजनेट कर्व. यू नो, इट जस्ट शोज के जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आती है, इट एक्चुअली इंक्लूसिविटी और उसको थोड़ा सा दिखा रहा है वो, बाय द वे. कुजनेट कर्व ना हमारे इंक्लूसिविटी के आइडिया को डिस्कस कर रहा है कि किस तरह से लो इनकम पर हेड जब होता है ना इकोनॉमी के अंदर. कुजनेट कर्व अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर. कुजनेट कर्व में किस चीज की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट
वो वाला कर्व जिसके अंदर हम कहते हैं कि जब इनकम पर कैपिटा बढ़ता है या जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है तो इनइक्वालिटी शुरू के अंदर राइज करती है, और फिर एक सर्टेन जीडीपी पर हेड रीच करने के बाद it starts to fall down, right? So when you're discussing this, मेरी नज़र के अंदर what is happening is कि यहाँ पे this is happening because your country has inclusivity का issue, has ज़्यादा है और have not के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। इसी वजह से जब जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी राइज कर रही है। वंस यू रीच अ गुड इंक्लूसिव लेवल, उसके बाद फर्दर इंक्रीज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो ये तो मुझे थोड़ा सा इसको इंक्लूसिविटी के साथ में कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बना सक रहा हूँ। As a proof why we shouldn't focus on inclusivity, because as economic growth goes up, inequality would solve itself. Yeah. And so our countries would be better off focusing on exactly what we just discussed. So exactly to that point, my discussion is कि भाई देखो, मैं developing के point of view से बात कर रहा था, तो I chose inclusivity over sustainability. And your conclusion would be very nice in evaluation if you would say this exact thing, that कि अगर हम इंक्लूसिव हो जाए और इनकम्स बढ़ जाए और लोग समझदार हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट हो जाए, तो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया बेचना वुड ऑटोमेटिकली भी। भाई मुझे पता है पाकिस्तान में एक बंदा इतनी गुर्बत में रह रहा है कि उसके घर के बाहर नाला गुजर रहा है, और मैं उसको एजुकेट करूं अबाउट यार ये नाला जो है तुम्हारी हेल्थ को खराब कर रहा है, इसको साफ होना चाहिए, कचरा नहीं फेंकना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। एंड तो लाइक यार भाई सब्र करो, अभी मेरे को पहले इनकम बढ़ाने दो, मेरे खाने के मसले हैं, मेरे ट्रांसपोर्टेशन के मसले हैं, ये इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आई वुड से कि यू नो व्हाट, ये सस्टेनेबिलिटी के जो आइडियाज हैं, चोचलेपन है, आई वुड से उस पर फोकस करना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, सब पे काम साथ होना चाहिए, बट मेरे मुल्क में इंक्लूसिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। दैट्स माय कंक्लूजन। अंडरस्टूड। तो ये मेरा एक आइडिया हो गया ऐसे का। अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट वन, प्लीज, इम्पोर्टेंट है ये ऐसे, इनके ऊपर फोकस बनाए रखो। लेट मी डू वन लास्ट वन थोड़ा सा अभी, और फिर कल आई डील विद द अदर टू दैट आर लेफ्ट, एंड आई एम लीविंग अ लॉट ऑफ देम बात बात में करने के लिए, व्हिच आई एम नॉट डूइंग। चलो जी पढ़ ले, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन। Evaluate the effectiveness of monetary policy in keeping inflation under control। ठीक है जी। तो आसान से सवाल है, कोई खास मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर। आई थिंक सिंपल सी बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से मसले का हल निकाल सकती है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके ऊपर पूरा बुक्स वगैरह के अंदर जो है ना, तो देखो इफेक्टिवनेस के ऊपर पूरी पूरी आई गिवन यू दोस चैप्टर्स, प्लीज उनको याद कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी इवैल्यूएशन के लिए मेजर पार्ट है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी, effectiveness of monetary policy in keeping inflation under control। यार मेरी नजर के अंदर yeah, any suggestions as to how should we go about this question? AO1 AO2, please think in those terms। AO1 AO2 में क्या करना है तुमने? AO1 AO2, yeah। So number one, inflation, you gotta define what inflation is। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, मेरी नज़र में तो यहाँ पे आगे जो डिस्कशन बढ़ेगा और बनेगा,
जब हम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है तुमको, तो मॉनेटरी पॉलिसीज, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई बढ़ाना नहीं, क्या करना है? मनी सप्लाई कम करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है। मीनिंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है? यू नीड अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई बढ़ाओगे और इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, और फिर उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से, सॉरी, उसकी वजह से जो है एग्रीगेट डिमांड के अंदर ड्रॉप आएगा, जिसकी वजह से अच्छा सा डायग्राम बना के प्रूफ करो कि एडीएएस के अंदर क्या होगा उसकी वजह से कि तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो गिरेगा, और उसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो गिरेगी, and you will be able to control inflation as a result of this. This is how the policy would work to control inflation. Um, थोड़ी सी limitations भी डाल देते हैं। वही, कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम लिमिटेशंस के अंदर जाते हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर क्वाइट अ फ्यू मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस, जिसके अंदर यू कैन टॉक अबाउट किस तरीके से केन्जियंस को इशू है, लाइक हाउ द केन्जियन टॉक। आई थिंक दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी लिमिटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इज एन आइडिया ऑफ दैट लिक्विडिटी ट्रैप, कि बहुत सारा अगर मनी सप्लाई आप इंक्रीज करते हो तो एक पॉइंट आता है जब you don't have control over the monetary policy anymore, because interest rate has gone so low and now it's not having a major effect on it. Okay. दूसरी limitation of monetary policy in reducing aggregate demand is you have other macroeconomic problems. आप इन्फ्लेशन तो कम कर रहे हो, लेकिन रिमेंबर इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी गिर रही है। पूरी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर तुम लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, तो व्हाई डू दैट? फिर साथ में मॉनेटरी पॉलिसी की अभी मैंने लास्ट बात भी की कि देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ टाइम लैग टू इट। बात कर सकते हो, देयर इज अ टाइम लैग टू इट, कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। या फिर मैंने अभी पिछले ऐसे में भी बताया कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है कि डू दे रियली यू नो फॉलो व्हाट द सेंट्रल बैंक इज सजेस्टिंग। तो एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स the direction you would want to go about. तुम liquidity trap, use of interest to adverse effect, टाइम लैग की बात कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट की वजह से जो हॉट मनी और उसका इफेक्ट आता है, उससे एक्सचेंज रेट की चेंजेस हो सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, राइट? व्हाट डिड आई से? या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गिरेगी भाई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। वाई गिर रहा है डायग्राम के अंदर, ठीक है? सो गुड डिस्कशन ऑन। अब फर्दर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के अंदर हाउ इफेक्टिव इट इज गोइंग टू बी, सिचुएशनल और सर्कमस्टांस को जरा लेकर आ जाते हैं बीच में इवैल्यूएशन के लिए। मेरी नज़र के अंदर देर आर सर्टेन, पहले तो समझो कि कॉज इवैल्यूएशन के अंदर, भाई इन्फ्लेशन जो तुम कंट्रोल करने जा रहे हो, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन था क्या? राइट? क्योंकि अगर तुम्हारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसके अंदर एग्रीगेट सप्लाई गिर रहा है और वो वैसी अनएम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो ऐसी वाली अनएम्प्लॉयमेंट के लिए
prices are already going up and output is already falling, इसको तुम further AD गिरा दो, तो this is actually going to have a very adverse effect on economy. बहुत बुरा हाल हो जाएगा इकोनॉमी। एडीएस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर तुम फर्दर एडी गिरा दो तो इकोनॉमी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज अ वेरी बैड आइडिया टू यूज अ गुड प्लेस टू यूज दिस पॉलिसी वुड बी कि जब इकोनॉमी जो है डिमांड फुल इन्फ्लेशन है at full employment level। बताऊं डायग्राम दिखा के? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां पर अगर हो इकोनॉमी एंड यू वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल लिखना, मार्क्स कट गए। यहाँ पे aggregate demand policy is a good policy to use because you will be able to very quickly manage the inflation without compromising much on the other macroeconomic objective. Good place. Do you understand? The year only situation is not bad. This is where you can use it. ठीक है? But again, यहाँ पे मैं suggest करूँगा कि ये बहुत ही एक short run के अंदर it's a good policy, लेकिन long run के अंदर जो है you should be focusing on the supply side policy. Talking about supply side policy after circumstances is a better idea because LRAS के बढ़ने से, like we said in one of the essays, that is a much better policy. Inflation भी control होगी और economic growth वगैरह भी बढ़ेगी। So long run के अंदर तुमको productivity increase करने, so that should be your intention. जहाँ तक effectiveness की बात है भाई, effectiveness हो सकती है। There is a very very large discussion of this. You can see मैं तुमको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। You do that and you work like that. So